हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे दिशा परिवार के बहुत सारे बच्चे सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। काफ़ी कुछ आपने ऑनलाइन मीडियम्स के द्वारा देखा भी होगा, सुना भी होगा, और गवर्नमेंट ने जब डिक्लेयर किया तो अपनी न्यूज़ भी देखी होगी, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी सर ने कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी बोला नहीं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के और बहुत सारी चीज़ों के वीडियो भी आ गए। तो मैंने सोचा चलो भाई, जब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके बीच सीईटी को लेकर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पर आके आपसे क्लियर कर देते हैं। और सीईटी के एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ मैं फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर भी इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो इस वीडियो के दो पक्ष हैं, दो सेक्शन हैं। पहला सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो है वो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं उनको लेकर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से अगर जुड़े हैं तो आपके लिए डायरेक्ट सीईटी का मतलब है। अगर आप नहीं भी जुड़े हैं तो इनडायरेक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, जो हमारे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है उसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब एक नई संस्था, नया संगठन या नई एजेंसी गठित हो रही है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कह लें या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में अलग अलग जो हमारे पहले से कमीशन है या संस्थाएं हैं, उनके मेंबर्स या उनके एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। जैसे एसएससी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई आईबीपीएस का रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई आरआरबी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, या अन्य प्राइवेट सेक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। अलग अलग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसका गठन 2021 में किया जाएगा। 2021 में इसका गठन जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआरए के लिए 3 वर्ष का एक बजट निर्धारित किया है, 1500 करोड़ रुपए। अब 7 और 10 का कोई मतलब नहीं है, 1507 करोड़ रुपए। अब किसी को होगा अरे 1507 है, तो जहां 1500 करोड़ रुपए की बात है वहां 7-8 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एक बड़ा अमाउंट इसके लिए बजट के रूप में निर्धारित किया गया है कि आगे आने वाले 3 वर्ष में जो एग्ज़ाम्स होंगे, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उस पर ये पैसा खर्च किया जाए एनआरए के द्वारा। तो ये सबसे पहली बात हो गई कि भारत सरकार के द्वारा 2019 से जो प्रक्रिया चल रही थी, 2019 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, नवंबर दिसंबर 2019 से, और 2020 में अगस्त में ये फाइनल डिसीजन ले लिया, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। अब एनआरए से ज़्यादा चर्चा में क्या है? सीईटी, क्योंकि एनआरए जो है वो सीईटी का एग्ज़ाम कराएगा। तो अब उस पर हम आते हैं। तो अब सबसे पहली बात, उस पर आने से पहले आप देखिए कि आप अभी तक, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ये वो संस्थाएं हैं जो आपका एग्ज़ाम कराती हैं। एग्जामिनेशन बॉडी है ये जो एग्ज़ाम कराती है। तो आप एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम्स का टीयर 1 देते हो, या फिर आईबीपीएस का टीयर 1 देते हो, या फिर आरआरबी का टीयर 1 देते हो। टीयर 1 मतलब प्री। ये प्री एग्ज़ाम आप तीनों एजेंसीज के आप प्री एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो 10+2 के बेसिस पे हो, 10th के बेसिस पर हो, या ग्रेजुएशन के बेसिस पर हो। अब
सीईटी क्या है? अगर बहुत संक्षिप्त भाषा में, बहुत आसान तरीके से अगर हम यहाँ पर आपको बता दें, 1 मिनट, कूलिंग ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दें। तो अगर हम आपको ये बहुत संक्षिप्त तरीके से बता दें कि सीईटी क्या है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है क्या? ये एक प्रकार का प्रीलिम्स एग्जाम है जो अभी फिलहाल इन तीनों प्री को रिप्लेस कर देगा। इन तीनों बॉडीज के टीयर 1 या प्री को रिप्लेस करके, इन तीनों के प्री को रिप्लेस करके, और यहीं पर एक एग्जाम आ गया सीईटी। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपसे ये आसान शब्दों में पूछा जाए कि सीईटी क्या है, सीईटी क्या है, तो सीईटी एक प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा है, प्री एग्जाम है, जो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? एनआरए 2021 से, 2021 से ये कंडक्ट किया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कंडक्ट करेगी। मतलब सीधी सी बात है कि अब एसएससी, बैंक या रेलवे का प्रीलिम्स एग्जाम ये बॉडी नहीं कराएगी। ठीक, अब इसके बाद आप सबको पता है कि अगला स्टेप होता था या होता है टीयर 2। टीयर 2 सभी का टीयर 2, चाहे वो एसएससी हो या आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी हो। जो टीयर 2 होगा या फिर टीयर 3 होगा, या अगर 4 भी होता है तो टीयर 2 या टीयर 3 ये कौन सी बॉडी कराएगी? ये वही एसएससी कराएगा, आईबीपीएस कराएगा या आरआरबी कराएगा। ये कोई अलग संस्था नहीं है कराएगी। एज इट इज जैसे वो कराते थे वैसे ही वो कराएंगे। जैसे अभी 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है सीजीएल का, तो वो अगर 200 नंबर का होगा तो कौन कराएगा? सीईटी कराएगा वो। लेकिन 400 नंबर का जो मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो सारा एग्जाम कौन कराएगा? एसएससी कराएगा। सेम यही बैंक पीओ या बैंक क्लर्क हो गया, एएसएम हो गया, टीसी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, वो आरआरबी अपना एग्जाम कराएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको बहुत बड़ा हवा बनाने की, हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तमाम न्यूज़ और तमाम चीज़ों में दिखा दिया गया, अब अनेक एग्ज़ाम्स की जगह एक एग्ज़ाम्स, एक परीक्षा पास करो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अनेक प्रीलिम्स की जगह एक प्रीलिम्स, ये सही है। कई सारे प्रीलिम्स की जगह एक प्रीलिम्स, एक स्क्रीनिंग टेस्ट, वो क्या होगा? सीईटी, जो क्वालिफाइंग होगा। अभी तक कई सारे एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते थे, जैसे एसएससी में, वो मेंस में भी जोड़े जाते थे। अब क्या है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, अब इसके मार्क्स मेंस में नहीं जोड़े जाएंगे। अब ये क्वालिफाइंग का कट ऑफ वेरी करेगा वैकेंसी टू वैकेंसी। किसी में कट ऑफ ऊपर चला गया, किसी में नीचे, वो तो आप उसके लिए फॉर्म भरोगे। तो आपने अब यहां पर ये जान लेना है कि सीईटी क्या है। ये प्री का विकल्प है, सारे एग्जाम्स का विकल्प नहीं है। ये दिमाग में बैठा लो आप, और आने वाले समय में आप इस चीज को देखोगे प्रैक्टिकली। सभी एग्जाम्स का विकल्प या ऑप्शन नहीं है बच्चों, इसको आप समझिए। सिर्फ ये टीयर 1 या प्री का विकल्प है कि अलग अलग प्री की जगह अब एक प्री होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक 12th पास बच्चा अगर क्लर्क के एग्जाम के लिए उसको प्री देना होता था तो एसएससी का अलग प्री देता था।
IBPS का अलग देता था और RRB का अलग प्री देता था। इस 12th के आधार पर क्लर्क की परीक्षा के लिए उसको 3 प्री देने पड़ते थे। अभी सिर्फ उसको एक प्री देना है, CET। ये 3 एग्जाम्स यानी 3 प्री को रिप्लेस करके सिर्फ कुछ क्या देना है, उसको एक एग्जाम देना है। तो अब कितना अच्छा हुआ, आप सोचो एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटर, आप सोचो आपके लिए कितना बेटर हुआ कि आप पहले SSC का भी फॉर्म भरते थे, IBPS का भी फॉर्म, RRB का भी फॉर्म भरते थे। अभी आपको प्री के लिए अलग अलग फॉर्म कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको CET का फॉर्म फिल करना है, देन आप एग्जाम दोगे। अब इसके बाद आप मेंस के लिए यहां अप्लाई करना चाहते हो, यहां अप्लाई, यहां वो आप करोगे, वो आपका अलग एक सीन होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम दिशा परिवार की बात करें बच्चों, तो हम दिशा परिवार जो है वो वर्ष 2010 से हम इसी अयोध्या फैज़ाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने कभी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बोला स्टूडेंट्स को, हमेशा बोला कंबाइंड प्रिपरेशन करो। SSC, बैंक, रेलवे कंबाइंड बैच हमारे यहाँ चलता है। हम तो आज से CET नहीं लेकर चल रहे हैं, हम तो 2010 से CET लेकर चल रहे हैं। CET के पैटर्न को तो हम फॉलो कर रहे हैं, कब से? 2010 से फॉलो कर रहे हैं। तो 2020 में सरकार लेकर आई है CET, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि बैंक का स्पेशल बैच, SSC स्पेशल बैच, रेलवे स्पेशल बैच, दरोगा भर्ती स्पेशल बैच, लेखपाल स्पेशल बैच, ऐसा कुछ नहीं बोला, कभी दिशा में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब आप एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म लेकर तैयारी करोगे तो जो आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगा, ग्रूमिंग होगी, उससे आप फाइनली कहीं ना कहीं कोई सेक्शन लेकर रहोगे। और यही कारण है कि दिशा परिवार के स्टूडेंट्स बैंक क्लर्क हो या बैंक PO हो, रेलवे ASM हो या रेलवे में कोई टेक्निकल पोस्ट हो, लोको पायलट हो या कुछ भी हो, या SSC में तो फिर बोलना ही नहीं, आप सबको पता है हर एक एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट का लेखपाल हो चाहे दरोगा भर्ती परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम, वीडियो हो या कोई भी एग्जाम हो, वो क्वालिफाई करते। मैं कौन से बैच की बात, सिविल बैच की बात नहीं कर रहा हूं, सिविल का अलग एक सेक्शन है, मैं SSC एंड कंबाइंड प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चे सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे नहीं पैटर्न तो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। सिलेबस एक लेकर चलते हैं कॉमन, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न, जब बच्चे को IBPS स्पेशली फोकस करना है तो IBPS पैटर्न को फॉलो करता है वो, अगर RRB फोकस करना है तो RRB को पैटर्न को फॉलो करता है। उसके लिए अलग से टेस्ट भी कराए जाते हैं। वो टेस्ट वो अपने आप से कर रहा है या हमने कभी कराया, वो एक अलग पैटर्न है, बट वो करता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर अब कोई आएगा और कहेगा कि हमें सिर्फ बैंक की तैयारी करनी है, तो उससे बोलेंगे बेटा जाओ CET पहले देख लो। ठीक है, उसको यही बताएंगे। अब कोई आएगा सर हमें सिर्फ रेलवे तैयारी करनी, ठीक है जाओ CET देखो पहले। क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हो तो प्री कम मेंस करते हो या मेंस कम प्रीलिम्स करते हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहां पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि CET सारे एग्जाम्स का विकल्प नहीं है, CET सिर्फ प्रीलिम्स का विकल्प है। ये एक प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा है जिसके द्वारा फिल्टर किया जाएगा बच्चों को। अब इससे कितना बड़ा फायदा होगा, SSC अभी 2-2, 3-3 महीने केवल प्रीलिम्स के एग्जाम को कराने में इन्वॉल्व रहता है। इवन 4-4 महीने ये प्री के एग्जाम कराने में। रेलवे, RRB या IBPS जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने केवल Tier 1 एग्जाम को कराने में इन्वॉल्व रहता है। अब ये फ्री हो जाएंगे, वो सारी जिम्मेदारी किसके आ जाएगी, इनकी, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री वाली NRA पे आ जाएगी। तो ये समय इनका बचा। अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितनी स्पीड पकड़ लेगा आप सोचिए। एग्जाम प्रीलिम्स स्तर का ये कराएंगे, इन्होंने एक नॉलेज बैंक स्टूडेंट्स के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अलग कर दिया। अब वो बच्चे जो है वो डायरेक्ट इनके मेंस को देंगे, इनके मेंस एग्जाम को देंगे। इनको केवल मेंस यानी Tier 2, 3, 4 जो भी है वो कंडक्ट करना है। इनको 1 जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था वो अब कंडक्ट नहीं करना होगा।
तो ये बहुत अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात। अब कुछ और सीईटी को लेकर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सीईटी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर मैं आ रहा हूं। तो सीईटी जो है, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि ये 3 लेवल पर होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 2 12th, लेवल 1 10th और लेवल 3 ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये 3 लेवल पर होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर। 3 टीटी यानी टीटी जो है, सॉरी सीईटी जो है वो 3 लेवल पर होगा। अब कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें बी, सी और डी, ये 3 ग्रेड है। डी ग्रेड की अगर सर्विस है, ग्रुप डी की सर्विस रेलवे में है, एमटीएस की है, 10th क्वालिफाइड चाहिए, लेवल 1 एग्जाम होगा, लेवल 2 एग्जाम होगा और लेवल 3 होगा बी के लिए। यानी क्योंकि एनआरए जो है वो सिर्फ 3 प्रकार की एग्जाम्स करा सकता है, ग्रुप बी, सी और डी। ए का एग्जाम कमीशन लेगा, ठीक है, वो नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, ये कंफर्म कर दिया है 3 लेवल पर एग्जाम होंगे और सीईटी ये वर्ष में 2 बार कराएगा, वर्ष में, ईयर में 2 बार ये एग्जाम 2 बार होंगे। ठीक है, अब सीईटी पहली बार 3 लेवल पर होगा अलग अलग और ईयर में 2 बार होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और एक सबसे अच्छी बात अब यहां पर आपको बताने जा रहा हूं मैं कि अगर आप सीईटी सपोज दैट मान लो आपने जून 2021 में आयोजित सीईटी में 75% स्कोर कर लिया, मैक्सिमम एक अच्छा स्कोर आपने कर लिया, 75 स्कोर कर लिया, 200 नंबर का है, आपने 150 स्कोर कर लिया 200 में। ठीक, आपने ये कब कर लिया? जून 2021 में। ठीक है, तो अब अगले 3 वर्ष तक आप चाहें तो आपको प्रीलिम्स देने की या सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका ये किसी ए ने किया तो ये जो ए का स्कोर कार्ड है ये 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। अभी क्या होता है, अभी पता लगा, आप कई बार देखते होंगे कि 2019 में किसी का 2018 में प्री हुआ था, उसने मेंस दिया बट 2019 का प्री उससे मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मिस हो गया। तो उसको इतना अजीब लगता है, यार पिछली बार मैंने मेंस दिया था और इस बार मेरा प्री में नहीं हुआ। इस बार ही हमारे कई सारे अच्छे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो ये वाली प्रॉब्लम अब आपकी नहीं रहेगी। अब ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं रह गया। अभी तक सांप सीढ़ी का खेल था कि आपने जो है क्वालिफाई करके आप ऊपर तो चले गए, लेकिन कब नीचे चले आओ कोई भरोसा नहीं। अभी क्या है, एक बार अगर आप अच्छे स्कोर ले आते हो, एक बार अच्छे स्कोर से आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका ये सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। 3 वर्ष तक अब आपको सीईटी देने की आवश्यकता यानी प्री देने की आवश्यकता नहीं है, टीयर 1 देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये ए कैंडिडेट सिर्फ किसकी तैयारी करे? सिर्फ टीयर 2 या 3 यानी मेंस की तैयारी करे। इसको प्रीलिम्स की अलग से अब तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। कितना अच्छा होगा, पूरी तरह से वो मेंस पर फोकस्ड होकर और मेंस की प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब उसको बार बार प्री की टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये आप सोचो कितना अच्छा हो रहा है कि अगर ये चीज आ गई तो अब जैसे फॉर एग्जांपल
किसी का मान लो स्कोर इस जून वाले में कम आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिसंबर वाला जो सेकेंड प्री होगा उसमें आप और अच्छा ले आओ, क्योंकि इस स्कोर को आप इंप्रूव करने के लिए फिर से एग्जाम दे सकते हो और इसमें कोई अटेम्प्ट बार नहीं है, नो अटेम्प्ट बार। जैसे आईएएस में अटेम्प्ट है, पीसीएस में अटेम्प्ट है, यहां पर जो मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित की जाएगी वो मैक्सिमम एज लिमिट तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आप फिर से टेस्ट देना चाहते हो तो दे दो, ये आपकी मर्जी। बट ये है कि उनका ये कहना है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया क्वालिफाई होने का, वो वैलिड हो गया। ठीक, तो अब आपका जो सीईटी सर्टिफिकेट होगा, सीईटी सर्टिफिकेट 3 लेवल पर हो सकता है, जो अलग अलग लेवल पर लेगा। तो अब आप सीईटी क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद आपको मिलेगा सीईटी सर्टिफिकेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर, ऑन दिस सर्टिफिकेट बेसिस ऑन, तो आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर एसएससी, आरआरबी या आईबीपीएस, तीनों में जो आप चूज करो, तीनों चूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, कोई बाध्यता नहीं है। आप इन तीनों बॉडी को अभी फिलहाल शामिल किया गया है, ठीक है, इनके आप मेंस एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक, पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट ने आगे के लिए प्लान किया है कि पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्स या इंटरव्यू भी आप इसके बेसिस पर दे सकते हो। पब्लिक सेक्टर यूनिट या प्राइवेट सेक्टर के भी इंटरव्यू या एग्जाम वो कंसीडर करेंगे, तो आप इसके बेसिस पर दे सकते हो। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिक्रूटमेंट हैं या एग्जाम्स हैं, वो भी आप इसके आधार पर एग्जाम्स या इंटरव्यू दे सकते हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंसीडर करता है तो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है अभी ही, एक एमपी गवर्नमेंट और एक जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि हम सीईटी सर्टिफिकेट के बेसिस पर, क्योंकि उनको भी तो अब उनके लिए भी अच्छा हो गया ना कि उनको अब अननेसेसरी प्री एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम होता है जिसमें कई लाख लोग शामिल होते हैं, तो अब उनको प्री एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया भाई हमारे स्टेट के जितने लोग सीईटी क्वालिफाई हैं वो फॉर्म अप्लाई करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीईटी हुआ होता और यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपी पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा आती, तो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए प्री कराने की जरूरत ही नहीं थी। उस उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड क्या करता, वो सीधे ये कहता कि आप फॉर्म फिल करिए, इसके आप अप्लाई करिए, ठीक है, और वो अप्लाई किसके बेसिस पर करिए, सीईटी। जो लोग सीईटी क्वालिफाइड हैं इतने परसेंट के साथ वो अप्लाई करें, देन आप अप्लाई करिए, डायरेक्ट एग्जाम दीजिए। तो उस बेसिस पर कल को ये भी आप दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, और ये तो ऑलरेडी शामिल है ही, इसका मेंस तो आप दोगे, ठीक है। तो आप सोचो कि कितना अच्छा हो गया कि अब आपको जो है वो सीईटी में इतना बड़ा फायदा हो गया कि एक एग्जाम, एक प्री क्वालिफाई करते हो तो इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप कितने सारे मेंस दे सकते हो। और पहले क्या होता था, जिस मेंस को देना है उसका प्री क्वालिफाई करो, उसका फॉर्म 500 रुपये अलग फॉर्म भरो, 400 रुपये का अलग, 100 रुपये का अलग, 200 रुपये का अलग, कितना अननेसेसरी पैसा बर्बाद होता था, ट्रेवल करना। अब आप सोचो, गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करी है, अभी फिलहाल 117 जिले में, डिस्ट्रिक्ट्स में इसके सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर होंगे, और फ्यूचर प्लानिंग गवर्नमेंट की ये है कि सभी जिलों में इसके सेंटर बना दिए जाएं। सीईटी एग्जाम के लिए
सभी जिलों में सेंटर बना दिए जाए, मतलब ट्रैवल की कोई प्रॉब्लम हो ही ना। बच्चे छोटे शहर के हों या बड़े शहर के हों, अपने ज़िले में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सेंटर का कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगा। तो आर्थिक रूप से बचत हुई, मानसिक रूप से बच्चा परेशान नहीं हुआ। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं सुबह सुबह बेटा लखनऊ या इलाहाबाद सेंटर हो या गोरखपुर तो मत जाना, ठीक है, तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपको अपने सेंटर पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर होंगे तो कम से कम दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे, 1 या 2 दिन में ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 या 3 दिन में ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, पेपर वेरिएशन, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कितना अच्छा होगा आप सोचो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखिए तो इसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। आप जिस क्रम में चल रहे थे उसी क्रम में आपको आपकी तैयारी करनी है। अब बात आती है, इसमें 1-2 चीज़ों में लोगों को भ्रम है, सिलेबस और अन्य चीज़ों को लेकर। तो बच्चों मैं ये क्लियर कर दूं सबसे पहले तो कि अभी सरकार ने एनआरए के गठन को मंजूरी दी है, वो प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद एनआरए सीईटी का सिलेबस कंफर्म करेगा, ठीक। तो अभी इसका सिलेबस बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी कौन है? एसएससी, उसके बाद आरआरबी और उसके बाद आईबीपीएस। अब आप देखिए कि तीनों में जो कॉमन है वो क्या है। तीनों में जो कॉमन है अगर हम उसकी बात करें तो वो है मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों में कॉमन है। इन दोनों में एसएससी और आईबीपीएस में क्या कॉमन है? मैथ्स सिलेबस, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, ध्यान रखिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। एसएससी और आरआरबी में क्या कॉमन है? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये कॉमन है, ठीक। इसका मतलब कि जो सिलेबस निकल कर आ रहा है, फाइनली जो सिलेबस दिख रहा है, आप देखिए, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीएस होगा। ये 4 चीजें तो कंफर्म है होंगी सीईटी के अंतर्गत। सीईटी में ये 4 चीजें कंफर्म होंगी। आज 22 अगस्त 2020 को अगर मैं ये आपको बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा कि जब भी सिलेबस आएगा तो ये 4 चीजें तो कंफर्म है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, जनरल स्टडी, ये कंफर्म है। क्योंकि जो चीजें कॉमन है वो कॉमन प्लेटफॉर्म, हाँ क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बट सब्जेक्ट ये रहेंगे। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत मान के चलिए। अब क्या और ऐड होता है, ये बात की बात है, क्या चीज और ऐड होती है ये बात की बात। तो दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रम क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने कहा कि सीईटी 12 भाषाओं में कराया जाएगा, 12 भाषाओं में कराया जाएगा। अरे भाई, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, तो 22 लैंग्वेज में अगर पेपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज, पेपर का मीडियम जो है मलयालम हो सकता है, पेपर का मीडियम मराठी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जो है वो मलयालम नहीं हो सकता, एक सब्जेक्ट मराठी नहीं हो सकता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखो। तो इसलिए इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है कि इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा, रीजनल लैंग्वेज आ जाएगी, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। मोड ऑफ पेपर मीडियम की बात की जा रही है, वो मीडियम जो है
वो मलयालम होगा, मराठी होगा, हिंदी होगा, सब होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी फिलहाल हम 12 लैंग्वेजेस में ये पेपर कराएंगे, आगे चलकर फ्यूचर में हम इसको जो है वो 22 लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मीडियम कहाँ आता है? मीडियम मैथ्स में आता है, रीजनिंग में आता है, जीएस में मीडियम की बात आती है, इंग्लिश में कोई मीडियम की बात आती है? इंग्लिश मेंस में एज इट इज है, प्रीलिम्स में भी जो है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा प्री की इंग्लिश नहीं क्वालिफाई कर पाएगा वो मेंस में क्या कर पाएगा? जो बच्चा हिंदी या मलयालम या मराठी या तमिल के आधार पर प्री क्वालिफाई करेगा वो मेंस में क्या कर पाएगा? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे ही 220 कैंडिडेट अगर सीजीएल प्री क्वालिफाई करते हैं तो उसमें जो भी कैंडिडेट रीजनिंग और जीएस की वजह से प्री क्वालिफाई करते हैं, जिनका बेस इंग्लिश और मैथ्स नहीं होता है, वो मेंस में फाइट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ मेंस देते हैं। तो क्या फायदा उस मेंस का? जब उसका आधार ही गलत हो जाएगा तो फिर ये गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि मेंस में तो मैथ्स और इंग्लिश है ना, मेंस में तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है ना, वो तो ऑलरेडी वो बॉडी करा ही रही है ना। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इस तरह की कोई सोच पालना गलत है। दूसरी बात कि हम ये कह रहे हैं कि एसएससी, आईबीपीएस, आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी मिनिस्ट्री में चले जाइए, हमारा जितना भी ऑफिशियल काम होता है वो सब इंग्लिश में होता है। तो जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगी वो मलयालम, मराठी, तमिल और हिंदी वालों को लेकर आएगी कि इंग्लिश वालों को लेकर आएगी? इंग्लिश की नॉलेज होनी जरूरी है, उनको लेकर आएगी। अब टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर वो लेकर आएगी। सीधी सी बात है, इस बात को आप समझिए। बैंक के सारे जितने भी बैंक के फंक्शंस हैं आप जाके देख लो इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि सीईटी सर्टिफिकेट के बेसिस पर आगे स्टूडेंट्स जो है इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब सेक्टर कौन है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, पीएसयू में भी जा सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू किसको लेंगे? आप समझ सकते हो। इंटरनेशनल लैंग्वेज तो यहां पर कंपलसरी है, बिना इंटरनेशनल लैंग्वेज के कुछ होने वाला नहीं है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज सिर्फ एक है, क्या? इंग्लिश। इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में बच्चों जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये मानकर चलो, तो आपको सिलेबस का जो एक थोड़ा सा मैंने आउटलाइन देने की कोशिश की है, उस सिलेबस से आपको ये लग रहा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस कुछ नया नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स की जगह एक प्री आएगा, बहुत सारे प्री की जगह एक प्री आएगा, यही हो रहा है। बट जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बार बार क्या कहता हूं कि बेटा सपने पालने की ज़रूरत तब होती है जब सपने देखने और सपने पूरे करने की स्थिति तब होती है जब आप मैथ्स कंप्लीट कर लो, जब आप रीजनिंग में महारत हासिल कर लो, जब आप जीएस तैयार कर लो, जब इंग्लिश तैयार कर दो। सब सपने की बात करो। जैसे आप सीईटी आया, बहुत सारे लोगों को क्या है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बैठे हुए हैं, जिसको कहें कि वो मठाधीशी कर रहे हैं, पंचायत, अरे यार ऐसा सुना है, आज वहां देखा, यूट्यूब पे कहीं ये देख लिया, कहीं वो देख लिया, और इस तरह से अपने दिन अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, आपको मैं फाइनली ये बता दूं कि आपको सीईटी क्वालिफाई करना हो या कोई पहले से चल रहा प्री क्वालिफाई करना हो, आपको सब्जेक्ट जो तैयार करने हैं वही जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनका सामना आपको करना ही करना है। इस सर्किल में ऐसे घूमते रहोगे तो आप सीईटी क्वालिफाई, अब यहीं से ये मजबूत हो गया, ये मजबूत हो गया, आप मेंस क्वालिफाई हो गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी चीज को आधार बनाकर आप कैसे निकल गए। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। मीडियम पेपर का है तो जैसे हमारे यहाँ कोई अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का बच्चा आता है
तो वो बोलता है सर क्लास इंग्लिश मीडियम में चलती है कि हिंदी मीडियम में? हम कहते हैं हिंदी मीडियम में चलती है, बट टेक्निकल टर्म्स हम इंग्लिश में भी बोलते हैं। वो बच्चा कभी क्या इंग्लिश की क्लास के लिए कोई चिंता होती है उसको? इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी की क्लास के लिए, जीएस की क्लास के लिए चिंता होगी, मैथ्स में चिंता होगी, रीजनिंग में, इंग्लिश में नहीं होगी ना, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में है, वो लैंग्वेज के रूप में नहीं है। वहां पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, आपका एक पार्ट है वहां पर। लेकिन जब आप मलयालम, कहा जाएगा ये पेपर मलयालम में होगा, तो इंग्लिश थोड़ी मलयालम में आ जाएगी। जीएस, मैथ्स और रीजनिंग मलयालम में लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो मैंने बच्चों बहुत सी चीज़ें जो सीईटी से रिलेटेड थी वो आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप उस कन्फ्यूज़न को जो है वो दूर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछकर व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस पर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेंगे। अदरवाइज़ अब जल्दी ही मुलाकात होने वाली है, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा तो सितंबर में ये सिलसिला शुरू हो, बाय टेस्ट या जो भी होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, गवर्नमेंट जैसी परमिशन देगी उसके क्रम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों इसके साथ साथ मैंने कहा था कि ये हमारा जो लेक्चर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो पहला सेक्शन तो टीईटी था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों एग्ज़ाम्स को लेकर है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक 3 सदस्यीय बेंच बनी थी जिसमें जेईई और नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए रिट याचिका दाखिल की गई थी। 11 स्टेट्स के बच्चों ने रिट याचिका दाखिल की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा गया था कि आप क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद जो है वो रिट पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और वहाँ पर जस्टिस अरुण मिश्रा का एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? बच्चों का एक कीमती वर्ष यूं ही बर्बाद कर दिया जाए? जो लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन या ऐसी चीज़ें करते हैं वो क्या कर रहे हैं? कब तक डर कर जियोगे यार? कब तक डर के रहोगे? 6 महीने होने वाले हैं, 6ठा महीना चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बंद है। और आप सोचिए कि ऐसे में जब कहीं मध्य प्रदेश से कोई समाचार आता है कि कोई एक पिता अपने हाई स्कूल के बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए 112 किलोमीटर साइकिल से गया, तो कहीं से तो यार हिम्मत आनी चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते। जिनको रियल में प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम है, वहां कुछ ऐसा विशेष इंतजाम होना चाहिए। लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ ट्रोल करने का काम करते हैं, पोस्टपोन करने। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इस कि अब एग्जाम्स जो है वो होंगे। और इसको सबसे बड़े स्टेट अपने यूपी ने करके दिखाया है। हमारे सीएम की बहुत बड़ी तारीफ है इस मामले में कि जो कोई कुछ भी बोलता रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हमें एग्जाम कराना है तो कराना है, जिसको जो सोचना हो सोचे, जिसको देना होगा वो आएगा, जिसको घर बैठना है वो घर बैठे, और एग्जाम कराया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए, 9 अगस्त को बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ। 9 अगस्त को बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, और इस एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में जो है वो 87% कैंडिडेट शामिल हुए। 16 अगस्त को बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यूपी कमीशन ने कराया, यूपी पीएससी ने कराया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्जाम कराया। इसमें 48% कैंडिडेट शामिल हुए। अब आप सोचो, कॉम्पिटिटर हैं ये कॉम्पिटिटर नहीं, ये बच्चे एकेडमिक वाले हैं। बीए कंप्लीट किया, बीकॉम बीएससी किया, अभी क्या करना है हमको? बीएड करना है।
ये 87% जागरूक हो गए। ये कॉम्पिटिटर थे, डर गए। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने इसको फैलाने की कोशिश की, देखो कोरोना का इफेक्ट, बहुत कम लोग एग्जाम देने आए। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इफेक्ट कोरोना का इफेक्ट था 1-2%, 4%, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट होता तो 9 तारीख और 16 तारीख में बहुत अंतर नहीं है। कोरोना का जो प्रभाव 9 को था वही 16 को था। यहां सबसे बड़ा प्रभाव क्या था कि ज्यादातर इस सेक्शन के कॉम्पिटिटर क्या मान के चल रहे थे कि 16 अगस्त को एग्जाम नहीं हो पाएगा। आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चलाया जा रहा था। सरकार ने कहा लो मूवमेंट, ठेंगा मूवमेंट चला लो तुम, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा एग्जाम होगा और एग्जाम कंडक्ट हो गया। टियर 1 या प्री कंडक्ट हो गया, जो करना हो आप करो। तो इसमें ज्यादातर कॉम्पिटिटर वो लॉबी थी जो एग्जाम पोस्टपोन, जिनकी तैयारी नहीं थी और उनको पता था एग्जाम ले कौन रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। प्रश्नों का स्तर उच्च होगा, इसी में 40% तो इसी में ढेर हो गए। ये जो एब्सेंट हुए हैं इसमें सिर्फ कोरोना नहीं था, ये सबसे बड़ा कारण था। जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप सेंटर जाने की हिम्मत नहीं करोगे। आप सोचेंगे क्या अननेसेसरी, एक तो कोरोना का बवाल अलग ले, तैयारी भी नहीं है और कोरोना जोड़ लिया, उसको कोरोना से जोड़ लिया। क्योंकि अगर कोरोना का इफेक्ट होता तो सबसे पहले कहां होता है, यहां होता। महाराष्ट्र में एग्जाम कराए जा रहे हैं, कर्नाटका इंजीनियरिंग के एग्जाम कराए गए, कर्नाटका ने इतना एग्जाम कराया, ठीक है। तो जहां भी एग्जाम की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये संकेत यूपी ने कर दिया है, क्योंकि यहां पर लगभग 3,87,000 कैंडिडेट्स या 4,87,000 शायद कैंडिडेट्स थे, और यहां भी जो है वो 5,36,000 में इतने, यानी कि लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया उन्होंने। तो ये संकेत करता है कि आपको अब अपने एग्जाम्स के लिए अलर्ट हो जाना है। बस मेरा यहां पर बताने का मतलब यही था। यूपी कमीशन ने एक एग्जाम करा दिया। यूपी पीएससी ने बीईओ का एग्जाम 16 अगस्त को करवा दिया। कल फिर एक एग्जाम है। कल कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम है और कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम 23 अगस्त को यूपी कमीशन करवा रहा है, ठीक। यूपी मेंस फ्रॉम 25 अगस्त, ARO 13 सितंबर, PCS प्री, यूपी PCS प्री 11 अक्टूबर। ये सारे एग्जाम्स होंगे, तैयार हो जाओ। कोई एग्जाम पोस्टपोन होने वाला नहीं, कोई एग्जाम टलने वाला नहीं है। आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। आपको अब इस पे हम इस पीसीएस के एग्जाम के लिए जो स्ट्रेटजी होगी उस पर मैं बात करूंगा हमारे सिविल के स्टूडेंट से। तो ये आप एग्जाम्स के लिए यहां पर आप तैयार हो जाओ कि एग्जाम अब कोई रुकने वाला नहीं है, और किसी के भ्रम में आने, किसी की बात को, नेगेटिव चीजों को सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप ये मान के चलो, मैं कहता हूं एग्जाम मान के चलो कि आप एग्जाम होगा। अगर टल भी जाता है तो क्या नुकसान हो जाएगा, आप थोड़ा और रिवाइज कर लोगे। बट ये मान के चले कि नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी के जो एग्जाम्स अब होने हैं, CHSL 12 से 26 अक्टूबर, जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं काफी संख्या में हैं अभी, क्योंकि एक ग्रुप का हो चुका है। CGL मेंस 2 से 5 नवंबर, CPO SI प्री 23 से 26 नवंबर, 23 से 26 नवंबर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर से 11 दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
लगातार एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे। अब किसी भी तरह से कोई भी चांस नहीं है कि ये टलेगा। आपको अपनी तैयारी उसी क्रम में जारी रखनी है कि हमें अगर ये एग्ज़ाम देने हैं, ये क्वालिफाई करना है, तो पूरी तन्मयता के साथ आज आप 22 अगस्त हो गया है, सितंबर बस 1 महीना और है और आप अक्टूबर से एग्जाम्स के सेक्शन में आ जाओगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट की 2 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, एक एसआई और एक लेखपाल। ये यूपी प्रोन्नति बोर्ड कराएगा और लेखपाल का एग्ज़ाम यूपी SSSC के द्वारा। ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी जारी कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर इन एग्ज़ाम्स का कोई न कोई टियर हो सकता है, टियर 1 या अर्थात प्री ही हो सकता है कि ये एग्ज़ाम करवा लें। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, मैंने बच्चों हमेशा आपको याद होगा, अगर अप्रैल से मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको तैयारी के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा। जब सब कुछ सामान्य होगा तो आपके एग्जाम्स होंगे, आपको तैयारी का अलग से समय नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम्स होंगे। और अब आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने अब एग्जाम के मंथ हैं। और जो आपने फॉर्म भरे हैं या जो फॉर्म आने हैं, अभी ये भी बता दूं मैं कि 2020 के जो एसएससी के नोटिफिकेशन आने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, वो नोटिफिकेशन भी एसएससी जारी करेगा। इसलिए अभी सीईटी या ऐसी कोई भी चीज़ 2020 में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 2021-22 के सत्र में लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए अभी आप जो एग्ज़ाम देना है उस पर कंसंट्रेट करो, जो वैकेंसी आने वाली है उस पर कंसंट्रेट करो, और पूरी तन्मयता के साथ जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जिसका करना है, जो टाइम लेगा ही लेगा आपका, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करो। और बच्चों, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है कि सितंबर से हम लोग कुछ डिस्टेंसिंग के साथ ही सही कुछ एक्टिविटीज़ के सेक्शन में आ जाएं, क्लास एक्टिविटीज़ या टेस्ट एक्टिविटीज़ के सेक्शन में। और ध्यान रखिएगा, अब दिशा परिवार में उन एक्टिविटीज़ के लिए वही बच्चे आगे कंटिन्यू हो पाएंगे जो अपनी एकेडमिक अर्थात स्टडी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हों, एक्टिव हों और साथ साथ ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर रहे हों। अब आज 22 अगस्त हो गया है, सिर्फ 8 दिन का समय है। आप सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, और अगर किसी तरह की अभी तक की लापरवाही की है तो उसको छोड़ो और ये तय करो। आपने देख लिया होगा बच्चों, इस कोरोना काल में सबसे सेफ जोन में अगर कोई था या है या रहेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिसने अपने को आर्थिक रूप से कभी परेशानी में नहीं देखा। उसने सारी चीज़ों की पूर्ति की है, और इसके अलावा कोई भी वर्ग रहा है वो परेशान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप आने वाले किसी भी समस्या से पहले अपने को पूरी तरह से सशक्त कर लो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए होल्ड कर लो, लेकिन उसके लिए निरंतर आपको मेहनत करनी होगी। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो था ये एक कोई पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं था, सामान्य बातचीत थी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को मैंने दूर करने की कोशिश की है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, गुड नाइट बच्चों।